नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रमा जी सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद से 3 साल पहले ही रिटायर हुई थी और सुख से अपने पति के साथ जीवन गुजार रही थी। लेकिन महामारी ने उनके पति को अपने आगोश में ले लिया। जीवन साथी के चले जाने से रमा जी अंदर तक टूट गई। फिर बेटा बहू के कहने पर उनके साथ दिल्ली में आ गई। उनका जीवन एकदम बदल सा गया। पति का साथ तो छूट ही चुका था, लेकिन साथ साथ उनकी 40 वर्षों की बसी बसाई गृहस्थी भी छूट गई और छूट गया वह सब आस पड़ोस जो हर समय सुख दुख में साथ रहता था। महानगर के पार्क में बेंच पर चुपचाप उदास भाव से बैठी रमा जी विचारों में खो सी गई। सुबह का समय था। कुछ लोग सैर करने आए थे तो कुछ योगा कर रहे थे तो कहीं कुछ बुजुर्ग बैठे हुए अपना जमाना याद कर रहे थे। लेकिन रमा जी अपनी ही दुनिया में विचर रही थी। तभी अचानक एक आवाज़ ने उनकी तंद्रा भंग की। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। रमा जी ने देखा कि लगभग 65-70 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी पास वाली बेंच पर बैठते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ना चाहते हुए भी रमा जी बदले में मुस्कुराने लगी। इस अनजान शहर में पहली बार किसी ने उनसे बात की थी। बोतल से पानी पीते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरा नाम मोहनलाल है। मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान जान पड़ती हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। ऐसा कहते ही वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर से योगा करने चले गए और रमा जी उनके जाने के बाद सोचती रही, जिनकी जिंदगी में दुख ही ना हो उन्हें तो जिंदगी खूबसूरत ही लगेगी ना। ज्ञान तो सब दे देते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या बीत रही है यह तो हम ही जाने। अब रमा जी हर रोज़ पार्क आने लगी और लगभग हर रोज़ ही मोहनलाल जी को नमस्ते राम राम हो जाती। एक दिन मोहनलाल जी ने पूछा कि क्या आप कहीं बाहर से आई हैं? तो रमा जी बोली, दरअसल पहले मैं जयपुर में रहती थी। बेटा बहू नौकरी करते हैं ना, लेकिन महामारी के कारण मेरे पोते का स्कूल बंद है, इसीलिए उनकी देखभाल के लिए बेटा बहू मुझे यहाँ ले आई। पति के देहांत के बाद मैं जयपुर में अकेली हो गई थी। फिर मेरी बेटी का ससुराल भी यहाँ दिल्ली में ही है। कभी कभार बेटी से भी मिलना हो जाएगा, यह सोचकर यहाँ चली आई। फिर मोहनलाल जी बोले, जयपुर शहर में आपका स्वागत है। चलिए आपको दूसरे हम उम्र लोगों से भी मिलाता हूँ। दरअसल यहाँ पार्क में बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप बना है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, हंसते बतियाते हैं। कभी भजन गाते हैं तो कभी पुराने गाने भी गुनगुना लेते हैं। कभी जन्मदिन मनाते हैं तो कभी त्योहार। उनकी बात सुनकर रमा जी को खुशी हुई और उन्होंने ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जताई। तो मोहनलाल जी ने उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलाया और उस ग्रुप में शामिल कर लिया। उसे ग्रुप के अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी तो किसी को कोई, लेकिन रमा जी यह देखकर हैरान थी, सभी लोग जिंदा दिल थे और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर रमा जी की उदासी कहीं दूर चली गई। हर रोज़ सुबह शाम को वह सब लोगों के साथ अपना समय बिताने लगी। अक्सर रमा जी अपनी बेटी को फ़ोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बातें बताया करती थी। माँ के हमउम्र लोगों के साथ मेलजोल की बात सुनकर उनकी बेटी को बहुत खुशी हुई। एक दिन रमा जी ने नोटिस किया कि पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग उनसे बड़े थे, परंतु सब लोग चुस्त दुरुस्त थे और अपने आप को अप टू डेट रखते थे। घर आकर उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें लगा कि समय से पहले ही उन्होंने अपने आप को बड़ा बना दिया है। यह सोचकर बाजार से हेयर कलर खरीद कर लाए और अपने बालों को कलर कर लिया। फिर अलमारी खोली और पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर मुस्कुराती हुई खुद से ही बोली, यह हुई ना बात। शाम के समय जैसे ही वह पार्क जाने के लिए बाहर निकलने लगी, उसी समय उनकी बहू की नज़र उन पर पड़ी।
देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, यह सब क्या है मम्मी जी। उसने झट से अपने पति करण को आवाज़ लगाई, देखिए तो जरा, आखिर हो क्या गया है तुम्हारी माँ को। यह क्या सजने संवरने की उम्र है। जैसे ही बेटे ने उनकी ओर देखा तो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी, यह सब पहनने की आपकी उम्र नहीं है, और अब तो पापा भी नहीं रहे। बेटे बहू का व्यवहार देखकर रमा जी का दिल टूट सा गया। चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। अब उनका पार्क जाने का मन ही नहीं हो रहा था। सोचने लगी कि अगर आज अच्छे से तैयार हो गई तो ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया। आज तक मैंने तो कभी बहू को किसी बात के लिए नहीं रोका। अपनी मर्जी से पहनती है, खाती है, बाहर आती जाती है। पर मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वक्त बदल चुका है, बड़े शहरों में लोग मौजूद हैं। आज मैंने थोड़ा सा खुद के बारे में सोचा तो मेरा ऐसा मजाक बना दिया। उनकी आंखों के कोरों से आंसू बहने लगे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों की फ़ोन आने लगे। उसी समय रमा जी खड़ी हुई और खुद से बोली, नहीं, मेरी ज़िंदगी मैं अपने मुताबिक जीऊँगी। ऐसा कहती हुई वह पार्क में चली गई। अब रमा जी अपने लिए जीने लगी थी। उनकी पेंशन से अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिससे आज तक वह अपने बेटे बहू को देती आई थी। लेकिन इस महीने उस पैसे को उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। पार्क में भी उनकी बहुत सी सहेलियां बन गई, जिनके साथ बाजार जाकर वह अपने लिए अपने मनपसंद कपड़े और वस्तुएं खरीद कर ले आई। लेकिन बहू को यह खटकता रहता और अपने पति के कान भरती हुई कहने लगी, आप माजी को रोकती क्यों नहीं? कितना फालतू खर्च करने लगी हैं। हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं देती। धीरे धीरे उनके आने से हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया है। पत्नी की बातों में आकर रमा जी का बेटा करण उनके पास आया और कहने लगा, माँ जी, इस बार आपने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए? उसकी बात सुनकर रमा हैरान रह गई। तभी उनकी बहू बोली, अरे, इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची क्या अच्छी बात है? पार्क क्या जाने लगी? आप तो आज़ाद पंछी की तरह हो गई। उसी समय रमा जी बोली, बहू, मैंने तुम लोगों को पूरी आज़ादी दी है। अब तुम मेरी आज़ादी छीन नहीं सकती। मैं जो करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी। उनकी यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों चुप हो गए। रमा जी पाक कला में बहुत निपुण थी। एक दिन उन्होंने घर पर गाजर का हलवा बनाया तो अपने ग्रुप के सदस्यों के लिए भी पार्क में लेकर चली गई और सभी लोगों को खिलाने लगी। लेकिन मोहनलाल जी ने लेने से मना कर दिया। तो रमा जी ने पूछा, क्या आपको गाजर का हलवा पसंद नहीं? तो मोहनलाल जी बोले, गाजर का हलवा तो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की परेशानी है, इसलिए मैं बाहर का मीठा गाजर का हलवा नहीं खा सकता हूँ और घर पर बनाना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने गाजर का हलवा खाना ही छोड़ दिया। फिर रमा जी बोली, तो क्या आपके घर पर कोई नहीं है? इस पर मोहनलाल जी कुछ नहीं बोल पाए। आँखों से दो आंसू निकलकर उनके गालों तक आ गए और चुपचाप घर की ओर चले गए। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मोहनलाल जी पार्क में नहीं आए। ग्रुप के सदस्यों से पूछा तो पता चला कि वह फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। रमा जी को मन ही मन उनकी चिंता सता रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके आंखों के सामने आ रहा था। जैसे ही घर जाने के लिए वह पार्क से निकली तो उनके कदम स्वतः ही मोहनलाल जी के घर की ओर मुड़ गए। गार्ड से फ्लैट का नंबर पूछा और उनके दरवाजे पर जाकर बेल बजाई। मोहनलाल जी ने लड़खड़ाते कदमों से चलकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर खड़ी रमा जी को देखा तो फिर उन्हें अंदर बुलाया। उनकी ऐसी हालत देखकर रमा जी हैरान रह गई और बोली, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, लेकिन घर पर आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है? तो मोहनलाल जी बोले, दरअसल मैं अकेले ही रहता हूँ। यह बात सुनकर रमा जी को बड़ी बेचैनी हुई कि इतना जिंदा दिल इंसान और बिल्कुल अकेला, और जब भी बीमारी की हालत में है उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। फिर रमा जी ने ग्रुप के अन्य सदस्यों को फ़ोन करके बुलाया। मोहनलाल जी ने बहुत मना किया, लेकिन रमा जी बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया उसे मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? थोड़ी ही देर में उनके ग्रुप के लोग मोहनलाल जी को डॉक्टर के पास ले गए। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने
अच्छी खुराक और समय पर दवाइयाँ लेने की हिदायत दी, लेकिन उनके खाने पीने की समस्या थी। रमा जी सहित ग्रुप की 2 अन्य महिला सदस्यों ने उनके घर पर तीनों वक्त का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ले ली। समय समय पर रमा जी उन्हें दवाई लेने की भी हिदायत देती रहती थी। कुछ ही दिनों में मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस पार्क में आने लगे। एक दिन रमा जी उनसे पूछ ही बैठी थी, क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? आज रमा जी की बात को मोहनलाल जी टाल नहीं पाए और अपने अतीत के पन्ने एक एक करके पलटने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, वह भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर लाया था। इतने हसीन सपने सजाए थे हम लोगों ने। पता है रमा जी, शादी के 10 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी समय तक डॉक्टरी इलाज करवाया तो उसके बाद खुशखबरी आई, हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन वह खुशियाँ शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। अब बेटा 5 साल का ही हुआ था कि एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर है, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जीवन संगिनी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई। हमेशा हमेशा के लिए बोलते बोलते मोहनलाल जी का गला रुंधना लगा। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले करना नहीं चाहता था। माँ और बाप दोनों का प्यार मैंने अकेले ही दिया, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन देखिए बेटे ने क्या किया। 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रहे हैं, यह कहकर बेटा बहू निकले थे, और बाद में पता चला कि जिस मकान में हम लोग रहते थे, बेटे ने वह मकान अमेरिका जाने से पहले ही बेच दिया था और ख़रीदारों को बोलकर गया था कि 2 महीने बाद मकान खाली करवा लेना। उसके बाद बेटा फिर कभी नहीं आया। फिर भरी आंखों से मोहनलाल जी बोले, अगर मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा एफडी में ना रखा होता तो मैं सड़क पर आ जाता। उसी पैसे से मैंने यह 2 कमरों का मकान खरीदा और यहाँ रहने लगा। कहते कहते मोहनलाल जी की आंखों में आंसुओं का झरना बह निकला। रमा जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, अरे आप ही तो मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, और अब आप ही यह बात भूल गए। उन दोनों को एक दूसरे में एक ऐसा दोस्त दिखाई देता था जिसके साथ तुम अपना सुख दुख बांट सको। कुछ दिन गुजरने के बाद जब एक दिन रमा जी पार्क गई तो देखकर हैरान रह गई कि ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगवाया हुआ था। जैसे ही वह वहाँ तक पहुँची तो सब लोग ज़ोर से चिल्लाए, जन्मदिन मुबारक हो रमा जी। रमा जी को खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। सभी लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक गए। केक काटकर सभी ने मोबाइल में तस्वीरें ली। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी रमा जी को तोहफे में दी। फिर रमा जी ने पूछा, लेकिन आप सबको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? तो मोहनलाल जी बोले, अरे सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है। जन्मदिन मनाकर रमा जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही बहू की नज़र उस साड़ी पर पड़ी तो बोली, अरे इतनी खूबसूरत साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो करण, थैंक यू सो मच। तभी करण चौंक कर बोला, नहीं मैं तो नहीं लेकर आया। तभी रमा जी फ्रेश होकर बाहर आई और बोली, यह साड़ी मेरी है बहू। फिर बहू बोली, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है माँ, लेकिन आप इसका क्या करोगी? यह साड़ी मैं ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही साड़ी उठाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया तो रमा जी ने वह साड़ी उठाते हुए कहा, नहीं बहू, यह साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहू अपनी सास को मुंह देखते रह गई। फिर रमा जी ने कहा, दरअसल आज मेरा जन्मदिन था ना, इसलिए पार्क में ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे यह तोहफा दिया था। यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों हैरानी से बोले, आपका जन्मदिन था आज? ऐसा कहते हुए उन दोनों का सिर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा बोला, माँ आप अपना जन्मदिन मनाती नहीं हो ना, इसीलिए हमें याद नहीं रहा। उसी समय रमा जी पुराने समय की अपनी यादों में खो गई। अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर वह पूरा दिन रसोई में खड़ी होकर उनकी पसंद के पकवान बनाती थी।
और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर पार्टी देती। लेकिन फिर सोचने लगी कि समय समय की बात है, जब बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं तो बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपनी सास का यह परिवर्तन रास नहीं आया। एक दिन जब रमा जी पार्क गई तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाना भूल गई। उस दिन बहू और बेटा घर जल्दी आ गए। बहू की नज़र सासू माँ की मोबाइल पर गई तो उठाकर चेक करने लगी। लेकिन जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और फेसबुक पर है तो वह दंग रह गई और नमक मिर्च लगाकर अपने पति को मोहनलाल जी द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज दिखाने लगी। अब तो बेटी को भी माँ में खोट दिखाई देने लगा। बस फिर क्या था, जैसे ही रमा जी घर वापस आई तो बेटा बहू दोनों तो जैसे तैयार बैठे थे उन पर बरसने को। अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वह उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। रमा जी स्तब्ध रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों बहू, 2 दिन पहले ही अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए तुमने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे ऑफिस के सभी दोस्त आए थे, जिसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। लेकिन मैं तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठाती, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। रमा जी के मुंह से 2 टूक जवाब सुनकर उनकी बहू के पास शब्द ही नहीं बचे और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बेटा बहू के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही रमा जी पोते के लिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया और वह धम से ज़मीन पर गिर गई। उनकी बाजू में गंभीर चोट आई और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को सारा हाल बताया और उन्हें जल्दी आने को कहा। डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि उनके बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। डॉक्टर ने बाजू पर प्लास्टर चढ़ाकर और दवाइयाँ देकर शाम तक उन्हें घर भेज दिया। लेकिन अब उनका पार्क जाना छूट गया। मोहनलाल जी उन्हें फ़ोन करते या मैसेज करते तो वह किसी बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप लेटी हुई आंसू बहाती रहती। काम वाली बाई खाना पकाकर रख जाती और बेटा बहू रोजाना अपने काम पर चले जाते। दोनों में से किसी ने भी एक दिन की छुट्टी लेना भी जरूरी नहीं समझा। रमा जी को उठने बैठने में भी कष्ट होता था, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता था। एक दिन ग्रुप के सारे बुजुर्ग सदस्य उनके घर आ गए। किसी के हाथ में फूल था तो किसी के हाथ में गेट वेल सून के कार्ड। कोई समोसे लेकर आया था तो कोई जलेबियाँ। उन्हें देखकर बिस्तर पर पड़ी रमा जी को ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई अपना मिल गया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हंसी मजाक करते हुए सब ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। हंसते बतियाते 1 घंटा बीत गया। अब रमा जी को चिंता होने लगी थी, क्योंकि उनके बेटे और बहू के आने का वक्त हो रहा था। अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा था कि बहू क्या बोलेगी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी और बेटा और बहू अंदर आ गए और अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गए। सब लोगों के जाने के बाद उनकी बहू बोली, यह मेरा घर है या धर्मशाला, जिसे देखो मुंह उठाकर चले आता है। और माँ जी, आप हमारे सामने तो बड़ा दर्द का नाटक करती हैं और हमारी पीठ पीछे अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी इन हरकतों का हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बहू की यह बात सुनकर रमा जी चुपचाप लेटी रही। आज उन्हें अपने पति की याद सता रही थी। सोचने लगी कि उनके रहते मजाल है कोई भी मुझ पर उंगली उठा सके, और आज अपमान के कड़वे घूंट पीने पर मजबूर हो गई हूँ। दिन बीतने लगे और करीब 1.5 महीने बाद रमा जी का प्लास्टर उतर गया। अब वे फिर से पार्क जाने लगी तो धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी। लेकिन बहू के ताने थे जो बंद होने के नाम नहीं ले रहे थे, और बेटा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देता था। घर के माहौल से परेशान होकर एक दिन रमा जी ने ठान लिया, बस अब और नहीं। जीवन की सांझ तो हो चुकी है और ना जाने कब इस जीवन का अंत हो जाए, तो इससे पहले मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वह करना चाहती हूँ। बेटे बहू का मोह छोड़ते हुए एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया और सामने की बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। बेटे ने रोकना चाहा तो रमा ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी उनकी बहू बोली, हाँ
पंख जो लग गई हैं अब तो आप आज़ाद घूमेंगी। बदले में रमाजी गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, अब मैं अपने अधूरे सपने पूरे करूंगी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उनकी इतनी पेंशन तो आती ही थी कि काम वाली बाई लगा सके और अपना खर्च आसानी से निकाल पाए। जब रमाजी अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही थी, उनका बेटा और पोता कभी कभार उनसे मिलने आ जाते थे, लेकिन बहू से तो इतना भी कष्ट ना किया गया। अक्सर मोहनलाल जी शाम की चाय उनके घर पर ही पीते थे। अक्सर पार्क के अन्य बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके घर आते जाते रहते थे। अब रमाजी स्वयं को आज़ाद महसूस कर रही थी। अपने अलग रहने की बात रमाजी ने अपनी बेटी को भी बता दी थी। इस बात से उसे थोड़ा दुख तो पहुंचा, लेकिन एक सुकून भी था कि उसकी माँ अब अपनी मर्जी से जी रही है। एक दिन रमाजी हैरत में पड़ गई जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर बेटे के साथ बहू को आया देखा। इससे पहले वह कुछ कहती, तभी उनकी बहू तेजी से अंदर आई और बोली, माँ जी, कुछ शर्म हया बची है या नहीं? पता है सोसाइटी वाले आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। आखिर आपके और मोहनलाल जी के बीच में चल क्या रहा है? तभी रमाजी बोली, बेटा, मुझे दुनिया वालों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि सारी उम्र जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बाकी की बची ज़िंदगी मैं हंसी खुशी से गुजारना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। और रही बात मोहनलाल जी की, तो उन्होंने तो मुझे जीना सिखाया है, वरना मैं तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी उनका बेटा बोला, लेकिन माँ, आप इन लोगों को जानती नहीं हैं। ऐसे लोग अपनापन दिखाकर दूसरों को लूट ले जाते हैं। बेटा, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, और वैसे भी जिसे अपनों ने ही लूटा हो उसे दूसरे क्या लूटेंगे। तुमने मेरे पास छोड़ा ही क्या है जो कोई लूट लेगा। उसी समय मोहनलाल जी, जो दरवाजे के बाहर खड़े सारी बातें सुन रहे थे, घर के अंदर आ गए और उन्होंने देखते ही रमाजी के बेटा बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही वे उठकर बाहर जाने लगे, उसी समय मोहनलाल जी ने उसे कहा, शर्म रमाजी को नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। किसी का चरित्र मंथन करने से पहले तुम लोग एक बार भी नहीं सोचते। तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ क्या करती है। जैसे ही मोहनलाल जी ने कहा तो रमाजी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, परंतु वह रुकने वाले नहीं थे। बोले, पार्क में हर रोज़ सुबह और शाम को जब हम सब लोग बैठते हैं तो वहीं पास में ही सोसाइटी में काम करने वाली औरतों के बच्चे आवारा घूमते हैं। छोटी सी उम्र में भी गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तुम्हारी सासू माँ उन बच्चों को पढ़ाने का नेक काम करना चाहती है। वह एक स्कूल खोलना चाहती है ताकि जितने भी गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। तुम्हारी माँ गरीबों की मदद करके अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाना चाहती है। अक्सर हम लोग बैठकर इसी विषय में योजना बनाते हैं। हमारी एक एनजीओ से भी बात चल रही है, और जो हमारी इस काम में मदद करेंगे, तुम्हारी माँ का वर्षों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन आज अपनी माँ के बारे में तुम लोगों के विचार सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहले ही छोड़कर चला गया। हैरानी की बात है, अपनी माँ के लिए बेटे बहू की यह सोच भी हो सकती है। क्या तुम ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो? जब तुम्हारी माँ ने तुम पर अंकुश नहीं लगाया तो तुम कैसे? रमाजी के बेटे बहू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप चले गए। आज मोहनलाल जी गुस्से में थे तो रमाजी बोली, चलिए छोड़िए इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी लीजिए और अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर मोहनलाल जी मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी मेहनत रंग लाई। एनजीओ की तरफ से हमें स्कूल शुरू करने के लिए पास में ही एक बिल्डिंग मिल गई है। रमाजी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। जल्दी ही बिल्डिंग को स्कूल का रूप दे दिया गया। सभी पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सब लोगों ने दिल खोलकर मदद की। शुरू में स्कूल में केवल 20 बच्चे आए,
लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। देखते ही देखते उनका यह स्कूल चर्चा का विषय बन गया। रमाजी और उनके साथ काम करने वाले अन्य बुजुर्ग को भी जीने का एक मकसद मिल गया। एक दिन रमाजी की बेटी उनके पास कुछ दिनों के लिए आई। जब वह भाई भाभी से मिलने गई तो उन्होंने उसे मोहनलाल जी के विषय में बताया। यह भी कहा कि उसे माँ को समझाना चाहिए, लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई है। अपनी वृद्धावस्था को भी वह बड़ी खुशी से जी रही है और मोहनलाल जी उसका पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन दोनों की दोस्ती स्वार्थ से परे है और इस दुनिया की समझ से भी। अकेले बैठे हुए यह सब सोचते सोचते रमाजी की बेटी की नज़र पास रखी अखबार पर गई तो उसमें छपी एक खबर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब बुढ़ापे में बच्चे ही साथ छोड़ दें तो अकेली माँ या अकेला पिता कहाँ जाए। वृद्धावस्था में अकेलेपन को मात देने के लिए 65 वर्ष के बुजुर्ग ने 63 वर्ष की महिला के साथ विवाह किया। अपनी गृहस्थी फिर से बसाकर वे दोनों बहुत खुश हैं। इस खबर को पढ़कर रमाजी की बेटी के मन में एक विचार आया। जब मोहनलाल जी रमाजी के घर आए तो उसने अपनी माँ और मोहनलाल जी के सामने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप दोनों के इस रिश्ते को यह दुनिया नहीं समझ पाई, तो क्यों ना आप इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। क्या आप दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनना पसंद करेंगे? तभी रमाजी बोली, ये तो क्या बोल रही है, इस उम्र में क्यों हम पर दाग लगाना चाहती है, ये दुनिया क्या कहेगी। लेकिन उसकी बात सुनकर मोहनलाल जी थोड़ी देर चुप बैठे रहे। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। रमाजी के गुस्से को देखकर उन्होंने कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा और अपने घर लौट गए। फिर रमाजी की बेटी ने उन्हें समझाया, माँ, अगर जीवन की राह में कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो साथ चलने में कोई नुकसान नहीं है। रमाजी सोचते सोचते अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई। उनका मन बेचैन हो रहा था। सोचने लगी कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन फिर अगले ही पल विचार आया कि मेरे पति भी तो यही चाहते थे कि मेरे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। मेरी आंखों में आंसू देखकर तो उन्हें भी चैन नहीं मिलता था। और फिर अगर दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दे दिया जाए तो दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। मोहनलाल जी को इस रिश्ते से कोई हर्ज नहीं था। चिंता थी तो केवल इसी बात की कि कोई उन लोगों पर उंगली ना उठाए। लेकिन रमाजी के बेटा बहू तक यह बात पहुंची तो वे भड़क उठे। वे दोनों इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। सोसाइटी में हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा था। कोई उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था तो कोई कानाफूसी कर रहा था। 2 दिन बीते तो अचानक मीडिया वाले रमाजी के स्कूल के बाहर पहुंच गए। उनसे इस रिश्ते के बारे में सवाल करने लगे। लेकिन रमाजी हैरान थी कि उन तक ये खबर कैसे पहुंची। और उधर रमाजी की बहू पीछे खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, बड़ी आई हिम्मत दिखाने वाली, अब पूरी दुनिया को जवाब देगी तो पता चलेगा। चारों तरफ जैसे हंगामा सा हो गया। लेकिन रमाजी ने सोच लिया था कि आज भी चुप नहीं रहेंगी। जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या यह सच है कि इस उम्र में आप मोहनलाल जी से शादी करने जा रही हैं, अपने स्कूल के बच्चों को क्या आप यही शिक्षा देने चली हैं? रमाजी ने खुद को मजबूत बनाते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए मजबूर करने वाला कौन है? यह समाज। हमारा शादी करने का मकसद केवल अपना अकेलापन बांटना है, वह अकेलापन जो आज की पीढ़ी ने हमें दिया है। अरे हम लोग तो वृक्ष के सूखे हुए पत्ते हैं जो कब झड़ जाएं नहीं मालूम। लेकिन जब तक वृक्ष से जुड़े हैं तब तक आग और पानी की दरकार तो हम भी करेंगे। किसी से हंसना बोलना हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, तो यह भी समाज को रास नहीं आता। तभी मोहनलाल जी आए और रमाजी का हाथ थामते हुए बोले, शादी करने का फैसला हमने इसलिए लिया ताकि समाज के सामने हमारे रिश्ते पर मोहर लग जाए और किसी को हमारा हंसना और बोलना ना आखरे। अब भी यदि किसी के मन में कोई सवाल है तो बोलो। तभी भीड़ में से तालियों की आवाज़ आने लगी। यह तालियां रमाजी और मोहनलाल जी के बुजुर्ग साथी बजा रहे थे।
देखते ही देखते पूरा स्पॉट तालियों से गूंज उठा। सब उनके साहस की सराहना करने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।